बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैमसंग चाइना के अंदर क्यों फेल हुआ? मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ कि सैमसंग चाइना के अंदर फेल हो चुका है और बुरी तरह फेल हो चुका है। सैमसंग का मार्केट शेयर चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.6% है और आखिरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी चाइना के अंदर सैमसंग ने 2019 में बंद कर दिया था। हालांकि अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली तकरीबन सैमसंग का 22% बनता है। इसके अंदर इंडिया का 20% जो कि नंबर 2 पे आती है सैमसंग इंडिया के अंदर, और यूरोप के अंदर हम देखें तो 32% यूरोप की मार्केट को कैप्चर करता है सैमसंग, और यूएस देखें तो यूएस के अंदर 27% कैप्चर करता है। तो ऐसा क्या हुआ चाइना के अंदर कि सैमसंग फेल हो गया? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले सैमसंग की हिस्ट्री देख लेते हैं चाइना के अंदर कि चाइना के अंदर सबसे पहला प्लांट सैमसंग ने 1992 में लगाया था। इस वक्त सैमसंग बनाता था होम अप्लायंसेस के साथ साथ फ़ोन वगैरह भी बनाता था, जैसा कि A288 जो कि एक फोल्डिंग फ़ोन था। 2013 में सैमसंग चाइना के अंदर पीक पे था, इतना पीक पे था कि सैमसंग यूज़ करता था वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने मोबाइल्स दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के अंदर। उस वक्त हर तरफ ये न्यूज़ थी कि कोरियन कंपनी जो सैमसंग है वो चाइना के अंदर बीट कर रही है एप्पल को। लेकिन 2014 में सैमसंग के शेयर्स की वैल्यू गिरना स्टार्ट हुई और 2015 के आते आते वो वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि सैमसंग के शेयर्स टॉप 5 कंपनीज के शेयर से भी नीचे थे, और जो सेल्स 2013 में गिरनी शुरू हुई थी वो 2019 के आते आते तक इतनी बुरी तरह गिर चुकी थी कि सैमसंग को अपना स्मार्टफोन बिजनेस की यहाँ तक कि फैक्ट्रीज भी बंद करनी पड़ी। 2013 में बूम करने वाली कंपनी 2019 आते आते तक ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। अगर हम इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन देखें कि क्या पॉलिटिकली जो हालात थे उस टाइम पे कोरिया और चाइना के दरमियान में, तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा इफेक्ट इसके अंदर हमें देखने को मिला है। लेकिन ज़्यादा हालात सैमसंग के अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, ना कि पॉलिटिकली हालात की वजह से। तो इसको हम सैमसंग का बिजनेस फेलियर कह सकते हैं चाइना के अंदर। सैमसंग को टक्कर दी है चाइना के अंदर 5 बड़ी कंपनियों ने, जिसके अंदर शाओमी शामिल है, एप्पल, हवावे, वीवो एंड ओप्पो। अगर मैं चाइना की मार्केट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूँ ना, तो सबसे पहली कैटेगरी निकल के आती है ऑनलाइन मार्केट वाली। तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर शाओमी पहले नंबर पे आती है, जिसने मोबाइल्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट था उस टाइम के हवाले से कि शाओमी ने ऐसा किया कि उसने मोबाइल्स ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दिए। अब इससे क्या होता था कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं मोबाइल तो वो आपको घर डिलीवर कर दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि आपकी कॉस्ट जो थी मोबाइल्स की वो कम हो जाती थी, यानी कि आपको शाओमी के जो मोबाइल्स थे वो देखने में कम प्राइसेस में मिलते थे, यानी कि कम प्राइस में मोबाइल्स मिलते थे। क्योंकि इसके पीछे एक बेसिकली फंडा ये था शाओमी का कि आपको ऑनलाइन स्टोर्स के ऑफलाइन स्टोर्स के ऊपर बेचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको फिजिकल स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल स्टोर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ऑफिशियल फिजिकल स्टोर बनाती है तो उसके ऊपर मोबाइल सेल करती है, तो वहाँ पे आपको शॉप का रेंट देना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह देनी है, बिजली के वगैरह के खर्चे और भी यानी कि डिफरेंट जो खर्चे होते हैं वो उस मोबाइल की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल थोड़ा सा महंगा हो जाता है। लेकिन शाओमी ने ये किया कि मोबाइल्स ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर दिए। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि उसने ऑनलाइन मार्केट जो थी वो सारी कैप्चर कर ली। हालांकि हवावे ने बाद में इसको टक्कर देने की कोशिश की है अपने सब ब्रांड ऑनर की वजह से, लेकिन तब तक जो है वो शाओमी इतनी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर चुका था कि उस टाइम तक शाओमी को बीट करना मुश्किल था और शाओमी ऑनलाइन कंपनी में नंबर 1 हो चुका था। अब यही वजह बनी कि सैमसंग ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया किया और काफ़ी ज़्यादा लेट, यानी कि 2018 के अंदर सैमसंग ने एक ऑनलाइन सीरीज़ लॉन्च की, यानी कि ए सीरीज़ लॉन्च की मार्केट के अंदर। लेकिन 2018 तक इतना डैमेज हो चुका था सैमसंग को। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ओप्पो और वीवो जो है वो रूरल एरियाज़ में, यानी कि दही इलाकों में, जिनको हम गांव वगैरह कहते हैं या फिर छोटे शहर कहते हैं, उनको कवर करने में लगी हुई थी। यानी कि ये कैटेगरी 2 है। अगर हम कैटेगरी 2 के हवाले से देखें तो गाँव और देहात ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वीवो और ओप्पो ने इस मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। अब ये कैप्चर कैसे करना शुरू किया था? वो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से, यानी कि ओप्पो और वीवो ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने ज़्यादा बना लिए थे, यानी कि आपको जो लोकल मोबाइल शॉप्स वगैरह देखने को मिलती हैं उनको अपनी तरफ कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। वो कैसे किया ओप्पो और वीवो ने कि उनको काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा यानी कि बेनिफिट्स देने स्टार्ट कर दिए प्रॉफिट के हवाले से, कि अगर आप ओप्पो और वीवो का मोबाइल सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्योंकि जो लोकल डीलर होता था वो आपको ओप्पो और वीवो का ही मोबाइल पुश करता था कि नहीं ये मोबाइल अच्छा है, सैमसंग का मोबाइल अच्छा नहीं है, तो
क्या हुआ कि इस मार्केट सेगमेंट के अंदर भी सैमसंग बुरी तरह से हारा है। तीसरी आ जाती है प्रीमियम क्लास, जिसको हम फ्लैगशिप लेवल की क्लास भी कहते हैं, जो लोग महंगे मोबाइल लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 2014 सैमसंग का इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत बुरा साल था। एक तो हुआ ये कि एप्पल ने चाइना के अंदर बहुत सी टेलीकॉम कंपनीज के साथ यानी कि चाइनीज़ ब्रांड के साथ डील्स वगैरह और एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर लिए, और दूसरा ये हुआ कि एप्पल ने अपना iPhone 6 लॉन्च किया। अब iPhone 6 एक ऐसा मोबाइल था जो कि एक बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल था, और चाइनीज़ को उस टाइम पे बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। और दूसरी तरफ हवावे ने अपना फ्लैगशिप लेवल का मोबाइल भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, जो कि था Mate 7 हवावे का, जो कि अच्छा खासी प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करता था। और उसके मुकाबले में सैमसंग ने रिलीज़ किया सैमसंग गैलेक्सी S5, जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया, और सैमसंग ने इस प्रीमियम क्लास यानी कि इस प्रीमियम मार्केट से भी हाथ धो लिया, जिसको हवावे और एप्पल ने कवर कर लिया। और इस तरह कुछ ही सालों में तीनों टाइप्स की मार्केट सैमसंग के हाथ से निकल गई। यानी कि 2013 में जो कंपनी बूम कर रही थी, 2019 के आते आते 5 साल के अंदर अंदर सैमसंग ने तीनों कैटेगरीज के अंदर हालात बद से बदतर कर दिए, और 2020 के आते आते तकरीबन 83% दूसरी कंपनीज ले गई, जैसा कि Xiaomi 12%, ओप्पो 16%, वीवो 17%, हवावे 27% और एप्पल 11%। और सिर्फ ये ही नहीं, सैमसंग का सॉफ्टवेयर भी इतना बुरा था कि जो चाइनीज़ के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सका। उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ओप्पो वीवो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही थी, सैमसंग के हालात बद से बदतर थे। और फिर सैमसंग का नोट 7 का ब्लंडर, वो तो सबको ही पता है कि नोट 7 की बैटरीज जो है वो फटना स्टार्ट हो गई। और उससे भी बड़ा ब्लंडर फिर ये हुआ कि जब सैमसंग ने अपने नोट 7 को वापस लेना शुरू किया, तो उसमें चाइनीज़ नोट 7 को वापस लेने का कोई ऑप्शन नहीं था। यानी कि पूरी दुनिया से ग्लोबली तो सैमसंग ने अपने मोबाइल्स वापस लेने स्टार्ट कर दिए, लेकिन चाइना के अंदर जो नोट 7 सेल हुए थे उनको वापस लेने से सैमसंग ने यानी कि मना कर दिया। तो उसका रिएक्शन क्या आया कि लोगों ने उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू किया, और सैमसंग की इमेज चाइना के अंदर बद से बदतर होती चली गई। हालांकि बाद में कंपनी ने वो मोबाइल्स वापस ले लिए थे, लेकिन उस वक्त तक सैमसंग की इमेज को इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो इसको अगर मैं सम अप करूँ तो नोट 7 वाला ब्लंडर, उसके बाद स्लो रिस्पॉन्स यानी कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी स्लो रिस्पॉन्स, और उसके अलावा S5 लॉन्च करके वैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ा सा गंदा हो गया, और उसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि ये सारी चीज़ें आप ऐसे कह सकते हैं कि डेथ बाय 1000 कट्स। अब जो 1% मार्केट सैमसंग कवर कर रहा है चाइना के अंदर, अब चाइना इतना बड़ा है कि वो 1% भी तकरीबन 1 मिलियन यूनिट्स बनते हैं। यानी कि पूरे साल के अंदर सैमसंग चाइना के अंदर 1 मिलियन यूनिट सेल करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस है प्रीमियम क्लास के ऊपर। जो लोग मोबाइल यानी कि गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़ के ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर सैमसंग सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है कि अपनी गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़ चाइना के अंदर सेल करता है। सैमसंग का चाइना के अंदर वापस आना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन सैमसंग को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ना है अपनी इमेज को वापस से ठीक करने के लिए, और बाकी ब्रांड्स के साथ कंपटीशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ना है। लेकिन चाइना की मार्केट इतनी बड़ी है कि वो सारा का सारा पैसा रिकवर हो जाना है प्रॉफिट के साथ। वैसे एक टाइम था जब सुनते थे कि चाइना के अंदर इस ऐसे मोबाइल्स मिलते हैं जो कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में मिलने वाले मोबाइल जैसा कि सैमसंग था उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये चाइनीज़ ब्रांड जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया पाकिस्तान के अंदर आने में भी, लेकिन जैसे ही वो मार्केट के अंदर आए हैं और 2-3 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट को भी कैप्चर कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ओप्पो, वीवो, Xiaomi के फ़ोन जो हैं इस वक्त हर तरफ आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, जबकि सैमसंग के आपको सिर्फ वही फ़ोन देखने को मिलते हैं जो कि उनके जो रेगुलर कस्टमर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई प्राइस की वजह से। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर यही हालात रहे सैमसंग के पाकिस्तान के अंदर भी, तो यही कुछ होने वाला है। हालांकि जो इंडियन मार्केट है सैमसंग ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर हम देखें अभी की लेटेस्ट न्यूज़, तो सैमसंग ने वहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मोबाइल ऐसे लॉन्च किए हैं जो कि बजट ओरिएंटेड हैं, जिसके अंदर एक F सीरीज़ भी आती है जो कि सैमसंग ऑफलाइन सेल करता है। तो उसकी वजह से काफ़ी एक बड़ी मार्केट इंडिया के अंदर सैमसंग ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और टाइम है, थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा तो लोकल जो
वो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो सैमसंग की मार्केट को भी कैप्चर कर लेंगे आसानी से, और फिर हमारी कम से कम सैमसंग के महंगे मोबाइलों से तो जान छूट ही जाएगी। अगर सैमसंग को पाकिस्तान के अंदर भी कम्पीट करना है तो उसको प्राइसेस अग्रेसिव रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं या नहीं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ताकि मैं और वीडियोस इस टाइप की आपके लिए लेके आता रहूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।